हेलो दोस्तों, वेलकम टू कुमाऊत क्लासेस। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता और लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था। देखिए, मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊंगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो हमने जाने थे वो क्षेत्र आए थे अफ़गान, बलूचिस्तान, सिंध पाक, पंजाब पाक, भारत, पंजाब और हरियाणा, और साथ में जो है राजस्थान, यूपी और गुजरात। और यहाँ से कुछ पुरास्थल जो थे, पुरातत्व स्थल, इनके बारे में हमने जानकारी ली थी। फिर उसके बाद हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में जो 4 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती थी उनके बारे में जानकारी ली थी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती थी, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, भूमध्य सागरीय, जिसके बारे में कहा था सबसे ज़्यादा साक्ष्य यहीं से मिले थे। इसी सभ्यता का जनक भी इसी को कहा गया है। और द्रविड़ जो है यहाँ के प्रजाति पाई जाती है। निर्माता जो थे राखलदास, जिन्होंने बताया था कि द्रविड़ प्रजाति इसका विस्तार सर्वाधिक इनके द्वारा किया गया। एक प्रजाति इसमें अल्पाइन और मंगोलियन। ये 4 प्रकार की जो है प्रजातियाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती हैं, ऐसा हमने देखा था। आज हम देखते हैं दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कितना है, कौन व्यक्ति किसके अनुसार, किस समय के अनुसार इसका कालक्रम। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से जॉन मार्शल के अनुसार इसका कालक्रम कितना है, या C14 जो है उसके अनुसार NCERT क्या मानती है, वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं इसके अंदर कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, सभ्यता का कालक्रम। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम में हम देखते हैं सबसे पहले जो इसके जानकारी हमने दी थी 1826 के अंदर। मैंने आपको बताया था, जिनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि इसका जो कालक्रम है वो ईसा पूर्व से है। वैसे सभी ने ईसा पूर्व बताया है, तो जॉन मार्शल के अनुसार जो इसका समय बताया है वो है दोस्तों 3250 ईसा पूर्व से, क्या 3250 ईसा पूर्व से इसका कालक्रम बताया है 2750 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, तो जॉन मार्शल के अनुसार ईसा पूर्व, बिफोर सेंचुरी बताते हैं, ईसा मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है। NCERT क्या मानती है दोस्तों इसमें, NCERT के अनुसार इसका जो कालक्रम है, ध्यान रखिएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। यह आपको सारे अलग अलग ही याद करने पड़ेंगे, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। अब जिसकी मैं बात कर रहा था C14, बच्चों ये C14 क्या है, देखो ये क्या पद्धति है। इस C14 जिसको हम कहते हैं, इसका नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं रेडियो कार्बन पद्धति, इसको C14 के नाम जानते हैं। ये क्या मानते हैं, इनका समर्थक कौन है वो मैं बताऊंगा आपको। इन्होंने ज़्यादातर इसी के बारे में पूछा था, प्रमाणित भी यही है, माना गया है। तो इसका कालक्रम जो माना है वो है दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से, क्या 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का कालक्रम इसका माना गया है। रेडियो कार्बन पद्धति मैंने कहा था C14, इसके समर्थक जो हैं उनका मैं नाम लिखना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। इसके समर्थक हैं, उनका नाम है, एक तो है डॉक्टर रोमिला, क्या डॉक्टर रोमिला थापर, और एक इनके साथ DP अग्रवाल। ये समर्थन करते हैं कि हाँ C14 प्रमाणित है और इसी के अनुसार जो इसका कालक्रम सही बताया गया है। ठीक है, तो ये इसका कालक्रम आ जाता है। उसके बाद हमने एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद इसी सभ्यता को हम दूसरे नाम से पढ़ेंगे, जिसका नाम बहुत फेमस है, मैंने आपको बताया था हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो देखिए आगे मैं बता रहा हूँ इसका जो नामकरण है कि ये सिंधु सभ्यता का नामकरण कैसे क्या रहा। तो नामकरण की मैं बात करूँ यहाँ पर, नामकरण, तो देखो इसमें 3 नाम इसके बताए गए हैं। कितने? 3 नाम इसके सामने आते हैं, यानी जो प्रयुक्त किए गए हैं वो 3 नाम हमारे सामने हैं, प्रयुक्त किए गए। कौन व्यक्ति है जिन्होंने सिंधु सभ्यता कहा, कौन व्यक्ति है जिसने सिंधु घाटी सभ्यता कहा, और कौन है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता इस
सभ्यता का नाम दिया। तो देखो सबसे पहले नाम लेके चलता हूँ मैं सबसे नंबर 1 पे, वो है सिंधु सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जिसके बारे में मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ, जो इसके निदेशक है जिन्होंने कहा, जिनका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने कहा कि सिंधु सभ्यता इसका नाम है, ये इसके निदेशक हैं। क्या? निर्देशक, ये निदेशक कहते हैं, निदेशक। इन्होंने बताया, मतलब सिंधु सभ्यता नामकरण जो नाम दिया इस सभ्यता को, वो जॉन मार्शल ने दिया। उसके बाद दूसरा नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिनके नाम से इसको पढ़ा जाता है, सेंधव सभ्यता है। सेंधव नदी के किनारे की वजह से ये बताया गया, सिंधु नदी के किनारे पर सभ्यता। तो ये नाम दिया, जिनका नाम है, देखो दोस्तों, उनका नाम है रफ़ीक मुगल। क्या नाम है? रफ़ीक मुगल साहब। इन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। एक नाम जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ जो हम पढ़ेंगे वो प्रसिद्ध भी है, जिसको आप जानते हैं, वो नाम है दोस्तों, वो है हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। मैंने आपको एक बात बताया था, हड़प मोह काली सुर को रोप रंग लो, ऐसा मैंने आपको कहा था। तो हड़प से बनता है हड़प्पा। उसमें बताया दयाराग था पर लाल, बताया था मैंने आपको। तो देखो इसमें हड़प्पा नाम की बात करते हैं, तो इस सभ्यता जो प्रेजेंट में जो है, यानी वर्तमान में ये प्रचलित भी है। ठीक है, क्या है? वर्तमान में ये प्रचलित भी है, और इसका नाम जो है हड़प्पा रखा गया। किस आधार पर? ये दो किस बेस पे इसका नाम हड़प्पा रखा गया था? वो है उत्खलित। उत्खलित यानी जो उत्खनन जो किया गया था, उत्खलित के आधार पर इसका नाम जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है इसका नाम रखा गया था। इसके बारे में मैं जानकारी आप सीधा इसी नाम से लेकर के, हड़प्पा के नाम से लेकर के ही मैं आपको बताऊंगा आगे अपनी क्लास में, इसी में ही। तो देखिए आगे देखते हैं। देखो देखो दोस्तों, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें नाम आता है हमारे सामने हड़प्पा का। यानी इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, किसने कहा, कौन इसके जो है खोजकर्ता थे, उनके सबके नाम अब इसमें आएंगे। पर सिंधु सभ्यता तो सिंधु नदी के किनारे पर होने की वजह से इसका नाम रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा है, तो सबसे पहले देखो इसकी खोज किसने की थी। खोज करने वाले, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल का मतलब हो गया शॉर्टे बताऊंगा, डिटेल पूरी होगी। तो खोज जो की थी दोस्तों इसकी, वो थी 1921 ईस्वी के अंदर। ईसा पूर्व की तो बताई गई, पर ईस्वी में जिनका नाम था, मैंने कहा था दयाराम, दया से बनता है, उनका नाम है दयाराम साहनी। क्या नाम है? दयाराम साहनी। तो इसके खोजकर्ता जो हैं वो हैं दयाराम साहनी। अब बात आती है, ये सभ्यता जो है दोस्तों, देखो इसमें एक बात बताता हूँ, ये एक नगरी सभ्यता है। ध्यान रखिएगा, कौन सी? नगरी सभ्यता। क्यों कहा गया है नगरी सभ्यता, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए कि क्लाइमैक्स बाकी है। खोजकर्ता का नाम आ गया दयाराम साहनी ने, कब? 1921 ईस्वी के अंदर, यानी कि 1900 ईस्वी में। अब बात करते हैं इसमें कि कहाँ पर, तो देखिए स्थान जो है इसका वो है, ये पड़ता है पंजाब, ध्यान रखिएगा, पाक के अंदर। कहाँ? पंजाब पाक में। पंजाब पाक का स्थान कौन सा है, जिसको देखो एक नाम बताऊंगा मैं, एक नाम, इसका नाम था उसका मोंट गोमरी। क्या नाम आ जाएगा? यहाँ पे गल लिखता हूँ, मोंट गोमरी। मोंट गोमरी नामक एक स्थान है, यानी जिला है, जिसको वर्तमान में क्या नाम जाना गया है, इसको वर्तमान में आप शाहीवाल के नाम से जानते हैं। शाहीवाल। मोंट गोमरी का नाम आ जाए तो ये एक जिला है। क्या है? जिला। ये जिला है वर्तमान में, ये वर्तमान नाम है इसका, प्रेजेंट नाम जो है वर्तमान। ठीक है, शाहीवाल यानी पंजाब पाक में जो है हड़प्पा। बात आती है कि खोजकर्ता तो दयाराम साहनी है। अब इस सभ्यता के जो है वो बात आती है निदेशक की। निदेशक महोदय कौन है, तो निदेशक महोदय शुरू से एक ही आ रहे हैं, जिनका नाम चलता हुआ आ रहा है, जिनका नाम है जॉन मार्शल। कई बार दोस्तों ऐसा पूछ लेता है कि खोज किसने की थी या इसके निदेशक किसने की थी। एक इंपॉर्टेंट बात और आती है कि ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर पनपी थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नदी का नाम है वो है रावी नदी। कौन सी? रावी नदी के किनारे पर, और वो भी रावी नदी के
ध्यान रखिएगा, बाएं तट पर, बाएं तट पर रावी नदी जो है उसके बाएं तट पर जो है इस सभ्यता का जो है उत्खनन कार्य हुआ था। मतलब सभ्यता नगरीय सभ्यता जो है ये बसी थी, यानी नगरीय सभ्यता है तो ये तो बसी थी। फिर इसके बारे में पता तो बाद में लगा, कब? 1921 में, जब इसकी खोज की गई। अब बात आती है कि इस सभ्यता के बारे में हमने पता कर लिया कि साहब खोजकर्ता, निदेशक। अब इसका उत्खनन कार्य जो है वो किसने किया था, यानी उत्खननकर्ता जो है वो कौन है इसके उत्खनन। तो देखिए, जिनके मैं नाम लिखता हूँ बताता हूँ। सबसे पहले डेट आती है 1926 के अंदर। एक व्यक्ति है जिनका नाम है माधोराज, राज नहीं लिखिएगा, माधव स्वरूप। क्या नाम है? माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने 2 बार इसका उत्खनन हुआ था। सबसे पहली बार जो है यानी नंबर 1 पे, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। पहली बार जिसको उत्खनन किया गया था वो माधव स्वरूप वत्स ने किया था। कब? 1926 में। दूसरी बार जो हुआ था इसका उत्खनन वो हुआ था 1946 में। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम है मार्टिन व्हीलर। कौन? मार्टिन व्हीलर। मार्टिन व्हीलर महोदय ने इसका दूसरी बार जो है उत्खनन किया था। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है। तो नगरीय सभ्यता है तो इसके अंदर नगर नियोजन का कार्य भी होगा। क्या होगा? नगर नियोजन। समझिएगा ध्यान से। नगर नियोजन से मतलब क्या होता है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है ये 2 भागों में विभाजित है। 2 भागों में इसको जो है बांटा गया, विभाजित किया गया। विभाजित 2 भागों में विभाजित है। क्या मतलब है सर इसका? तो देखिए मैं बता देता हूँ। 2 भागों से मतलब है, एक तो आता है इसके अंदर जिसको हम कह सकते हैं टीला होता है, टीला यानी कि नगरीय टीला, और एक को हम कहेंगे दुर्ग टीला। क्या कहेंगे? दुर्ग टीला। और दूसरा पार्ट जो आता है इसका वो है नगर टीला। नगर टीला। समझिएगा ऐसा क्या है कि 2 भागों में विभाजित किया गया। ये दुर्ग टीला क्या है? सब दुर्ग पे बना हुआ है क्या? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। दुर्ग टीला से है कि ये जो है ना नदी, जो मैंने आपको बताया रावी नदी, ये नदी के पेटे पर स्थित है। ये क्या है? नदी के पेटे पर। ध्यान रखिएगा, नदी के पेटे से मतलब क्या निकल जाता है कि नदी के पास में आ जाता है। और ये जो नगरीय टीला है ये क्या है? ये एक निचला भाग होता है, निचला भाग। इससे क्या मतलब है, यानी जो जहाँ पर साधारण लोग, यानी कहते हैं ना सामान्य लोग जो होते हैं, जनता जो है, आम जनता, यानी सामान्य लोग निवास करते हैं, निवास करते हैं। और इसको एक बार कह सकते हैं कि ये पूर्वी टीला हुआ करता था। क्या? पूर्वी क्षेत्र हुआ करता है, पूर्वी टीला भी कहते हैं, पूर्वी टीला। और ये जो मैंने बताया दुर्ग टीला, ये क्या था? ये निचला भाग था। और ये क्या था? ये ऊपरी भाग हो गया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं उच्च भाग। इसलिए दुर्ग, और कहेंगे क्या यहाँ पर कह सकते हैं ये पूर्व का हिस्सा हो गया, और ये कौन सा हो जाएगा? ये पश्चिमी टीला। कई बार पूछ लेते हैं कि पश्चिमी टीले में कौन लोग निवास करते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो प्रशासनिक वर्ग हुआ करता था वो यहाँ पर निवास करता था, यानी कि प्रशासनिक वर्ग का निवास, यानी जो यहाँ का प्रशासनिक वर्ग था वो यहाँ पर निवास किया करता था। अब देखिए मैंने बताया आपको कि इसकी उत्खनन जो है 2 बार किया गया था। तो जो नदी है, मैं आपको थोड़ा नक्शे के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप अच्छे से देखिएगा सारे बच्चे। देखिए ये नदी है, कौन सी नदी है? ये है रावी नदी। कौन सी नदी है? ये है रावी नदी। अब रावी नदी जो है, इसका नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पर, रावी नदी, अच्छे समझिएगा। अब यहाँ पर जो है बात करें कि सर इसमें दुर्ग टीला कौन सा आता है और नगर टीला कौन सा आता है ना? तो देखो रावी नदी के तट पर जो है, यहाँ पर से मैं एक बनाता हूँ थोड़ा सा एक हिस्सा ऐसे करके। देखिए
ये मैंने ऐसे हिस्सा बना दिया थोड़ा समझने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। यानी यहाँ पर एक दुर्ग टीला हुआ करता था, जो प्राप्त हुए हैं ये है प्रशासनिक भवन हुआ करते थे। क्या है? प्रशासनिक भवन। आप समझिएगा, एक मोटे तौर पे समझा रहा हूँ। और इसी पर पास में जो है विशाल, जिसका नाम आएगा आगे, क्वेश्चन ही बनेगा, अन्नागार हुआ करते थे। क्या? अन्नागार। अन्नागार। और कुल कितने यहाँ पर 12 अन्नागार जो है प्राप्त हुए थे। ठीक है, जिसमें किस किस के साक्ष्य थे? देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, गेहूं, जो, क्या, गेहूं और जौ के जो है वो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। ओके, अब देखिए यहीं पर क्या था कि ये नदी के पेटे पे क्यों होता था दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर नावें चलती थी। क्या? जिससे कि व्यापार हुआ करता था। इससे पता चलता है कि ये व्यापारिक यहाँ पर जो लोग आया करते थे, और ये नगरीय सभ्यता थे, यहाँ पर लोग व्यापार किया करते थे। ये जो हिस्सा था यहाँ पर जो रहने का स्थान था नदी के, यहाँ पर ये मजदूर वर्ग हुआ करता था। यहाँ पर क्या था? मजदूर वर्ग यहीं रहता था। इसके साथ मैं कहूँ मतलब उनका आवास होता था। और यहाँ पर क्या था कि ये जो जगह है, यहाँ एक क्या था, ईंटों का चबूतरा होता था। मतलब क्या था ना, एक टीला टाइप में, जैसे वर्गाकार, ये गोलाकार हुआ करता था। तो ईंटों का क्या होता है, ये चबूतरा होता है, ईंटों का चबूतरा। मोटे तौर पे बता रहा हूँ, आप सिर्फ समझना। और इसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगी होती थी, यहाँ पर सीढ़ियाँ लोग चढ़ जाते थे यहाँ पर। और क्या होता था, ये होता था बिल्कुल इनके आमने सामने हुआ करते थे ये सब। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि पूर्वी क्षेत्र, इसकी मैं बात कर रही, ये कौन सा हो गया, ये पश्चिमी आ जाएगा। अब पूर्वी टीले की बात करें तो देखो यहाँ पर लोग जो है ना इस तरह से रहा कर, देखो मैं मकान की स्थिति बना रहा हूँ यहाँ पर, आप समझना। जैसे ये मैंने बना दी यहाँ पर आमने सामने, ये देखिए, समझना अच्छे से आप लोग सभी। फिर यहाँ पर जो है मेन मार्ग हुआ करता था, मुख्य सड़क जिसको हम बोलते हैं। ये घर हो गए लोगों के रहने के स्थान। फिर जैसे मान लो यहाँ पर एक, जैसे आज के टाइम पे हम सर्कल बोलते हैं, ये सर्कल आ गया। फिर ये जगह, यहाँ से ये जगह निकल गई। फिर ये मेन मार्ग हो गया, यहाँ तक हो गया ये मुख्य। फिर यहाँ से वापस जो है ये लोगों के लिए रहने का स्थान हो गया। इधर से लोग इधर रह रहे हैं, इधर ही बात ऐसे ही करें तो ऐसे लोग, ठीक है। मतलब ये तो क्या है, ये तो मुख्य सड़क हो गई, यानी कि मेन सड़क आ गई। क्या हो गई? मुख्य सड़क, मुख्य सड़क। इसमें कई बार प्रश्न ये पूछ लेता है कि ये जो है ना मेन गेट जो है, मुख्य द्वार जो हुआ करते थे, यानी कि पूर्वी प्रवेश द्वार, ये वाला कौन सा होता? पूर्वी प्रवेश द्वार, ठीक है, मेन गेट। अब जिसकी में, और ये वाला कौन सा होता? ये पूर्वी टीला हो गया पूरा का पूरा ही। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्या होता था, जो मकान हुआ करते थे ना, ये जो घर, इनके दरवाजे क्या थे, आमने सामने हुआ करते थे। ठीक है, आप कभी गूगल पे या सर्च मारेंगे, इसकी इमेज देखेंगे तो देखना, इसमें मकान जो है दरवाजे जो ना आमने सामने हुआ करते थे। क्या? एक दूसरे के सामने ही खुला करते थे, और वो भी कहाँ पर? गलियों में। कई बार प्रश्न पूछेगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, इसके बारे में आप समझिएगा, नोट करके, नोट देखिएगा, मकानों के दरवाजे, मकानों के दरवाजे आमने सामने, आमने सामने खुलते थे, खुलते थे। और क्या था जो, और वो भी कहाँ पर? गलियों में, गलियों में। यानी मुख्य सड़क की तरफ कभी भी इनका जो गेट था वो नहीं हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, रावी नदी के तट पर। हाँ, मैंने आपको एक बात बताया था, याद होगा, मैंने आपको कहा था कब्रिस्तान एच। तो देखिए यहीं पर जो है, इसी जगह पर मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करते थे 1 और 2, जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो एक होता है R37, ध्यान रखना, R37 कब्रिस्तान। क्या होता था ये? R37, ये क्या था? कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान ये था। इसके बारे में आपको बताऊंगा। R37 ये दक्षिण भाग में हुआ करता था। कौन से भाग में? दक्षिण भाग में।
और जिसकी मैं बात कर रहा था कब्रिस्तान एच की, वो कब्रिस्तान एच दोस्तों यहीं से है। और यहाँ से मैंने आपको एक बात बताया था, याद होगा, हाँ बिल्कुल, जो लिपि की बात कर रहे थे, यानी कि जो सेंधव सभ्यता है, सेंधव यानी सिंधु घाटी सभ्यता, सेंधव सभ्यता की लिपि जो कैसी थी, हाँ बिल्कुल, ब्रुस्टोफेदम, गोमूत्री लिपि, सर्पिलाकार लिपि, इसी कब्रिस्तान एच से हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे थोड़ी बातें और हैं जिसको मैं बता देता हूँ, और ये हड़प्पा सभ्यता जो है इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखिए समझेगा कि सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए, क्या अवशेष, देखो ये एक बात मैं आपको बताता हूँ, जानकारी हमें पूरी, मैं आपको पूरी दूंगा, और हम चाहते भी हैं कि कहीं ना कहीं से हम 2 किताब 4 किताब 4 बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन जानकारी अलग अलग मिलती है। तो मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा नॉलेज, पूरे जो है पॉइंट्स आपको यहाँ मिले। शॉर्ट में है और डिटेल पूरी है, बस आपको समझना है अपने दिमाग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता से जो है जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछता है, स्त्री के गर्भ से निकलते, ध्यान समझिएगा, निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति, क्या मृण मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की वर्ण मूर्ति। ठीक है, जो ये पौधे की निकलती जो मरण मूर्ति है, गर्भ से निकलते स्त्री गर्भ से, इसको वहां के लोगों ने क्या माना, इसको देखो, इसको बोला है पृथ्वी देवी। क्या, वहां के लोगों ने इसे पृथ्वी देवी का नाम दिया, वहां के लोगों ने इसे उर्वरा देवी का नाम दिया। क्या नाम दे दिया, उर्वरा देवी, ये नाम दिया उन लोगों ने। और क्या है यहाँ पर क्या मिला, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नेक्स्ट, नरकबंद, समझिएगा ध्यान से, नरकबंद प्रस्तर क्या मतलब है, इसका मतलब है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ बिना धड़, क्या है दोस्तों, बिना धड़ की पाषाण मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई, नरकबंद प्रस्तर। और क्या है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ प्रसादन, मंजूषा, मंजूषा सभी जानते हैं एक बर्तन होता है ना, यानी इसको हम कह सकते हैं श्रृंगार पेटी, श्रृंगार पेटी, यह हड़प्पा से प्राप्त हुई। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिए उसका नाम है कांसे का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कांसे का दर्पण, ध्यान रखिएगा, कांसे का दर्पण भी जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, और भी ज़्यादा है वो, क्योंकि कंपेरिजन आएगा हमारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक, क्या, सर्वाधिक अभिलेख, अभिलेख युक्त, ध्यान समझिएगा, मोहरे, क्योंकि मैं मोहनजोदड़ो का नाम क्यों लिया हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो बात आ रही है सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे यहाँ से प्राप्त हुई है, और सबसे ज़्यादा जो मोहरे हैं, समझिएगा ध्यान से, सबसे ज़्यादा दोस्तों जो मोहरे हैं वो प्राप्त हुई है, जो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो अभिलेख युक्त तो यहाँ से है, और सर्वाधिक मोहरे जो है वो होगी मोहनजोदड़ो। जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से जान लेंगे। अब बात है कि सर ये अभिलेख युक्त मोहरे हैं, इनका कोई नाम भी है क्या, तो हाँ मेरे दोस्तों नाम है। देखो ये मोहरे, इनके नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपको अच्छे से दिख जाएगा, देखिएगा ध्यान से। एक है सेलखड़ी, सेलखड़ी से निर्मित मोहरे, ठीक है। अब सेलखड़ी से निर्मित मोहरे जिनमें क्या होता है, ये आयताकार रूप में है, 3 तरह की है, आयताकार, ध्यान समझिएगा, वर्ताकार, और एक होता है वर्गाकार, वर्गाकार सेलखड़ी, हाँ स्टेराइट वही होता है, ठीक है। तो देखो अब बात आती है कि सर आपने बता दिया कि सर यहाँ पर जो है आयताकार हो गई, वर्ताकार हो गई, वर्गाकार,
तो सबसे ज़्यादा जो मोहरें प्राप्त हुई है ये सर्वाधिक प्राप्त हुई है दोस्तों, यहाँ से क्या, वर्ताकार, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा मोहरें सर्वाधिक प्राप्त हुई है। सबसे ज़्यादा मोहरें जो है वो वर्गाकार प्राप्त हुई है। समझ गए। दो बातें और हैं जो यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो यहाँ से प्राप्त है स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। और लास्ट हमारा है वो है, आपने मैंने वैसे तो बता दिया था, मृदभांड। कौन सा, वो भी अलंकृत, अलंकृत मृदभांड भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो देखिए ये हमारा टॉपिक है, मैंने आपको बताया हड़प्पा के बारे में। आपको कैसा लगा वीडियो, आप इसे लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स भी करें। अगली क्लास में हम जानेंगे इसी सिंधु घाटी सभ्यता की एक सभ्यता, इसका नाम होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, जहाँ पर पुरातत्व तत्व है, जहाँ पर उत्खनन कार्य हुआ था, इनके बारे में बताऊंगा मैं, क्या क्या प्राप्त हुआ क्या क्या नहीं हुआ इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गुड डे गुड बाय।